गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के कोर के डिज़ाइन की। तो इससे पहले हमने ट्रांसफार्मर डिज़ाइन में कवर कर लिया है ईएमएफ पर टर्न का इक्वेशन और ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर इक्वेशन डिफरेंट ट्रांसफार्मर के लिए, चाहे सेल टाइप हो या कोर टाइप हो, चाहे सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, इन सब का पावर आउटपुट इक्वेशन का भी चर्चा हमने कर लिया है। ईएमएफ पर टर्न इक्वेशन का भी चर्चा कर लिया है। तो इस पर्टिकुलर क्लास में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के कोर के डिजाइन की। कैलकुलेशन ऑफ नेट और ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्रांसफार्मर। तो नेट और ग्रॉस में क्या अंतर होता है इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है, उसका रिलेशन ईएमएफ पर टर्न इक्वेशन से क्या होता है, उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन भी हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं। ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है? 4.44 फ्रीक्वेंसी इंटू मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो फाइएम है, फाइएम को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लोडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। अब ये देखिए कि ईएमएफ में नंबर ऑफ टर्न से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा ईएमएफ पर टर्न, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं ईटी से। ईटी इज इक्वल टू 4.44 फ्रीक्वेंसी टाइम मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिसको मैग्नेटिक लोडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, ये कितना होता है? ये होता है एआई, आयरन का क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस कोर को हम डिजाइन की बात कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू फ्लक्स डेंसिटी। मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी इनटू एरिया होता है, हमें पता है। तो ये जो रिलेशन ईटी, ईएमएफ पर टर्न, और एरिया ऑफ कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर में जो रिलेशन आ गया, उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। तो कोर के डिजाइन का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया? ईएमएफ पर टर्न हो गया। ईएमएफ पर टर्न अपॉन 4.44 फ्रीक्वेंसी इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो किसी भी ट्रांसफार्मर का कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है और ईटी हमें पता है और फ्लक्स डेंसिटी पता है, तो आराम से निकल के आ जाएगा। ईटी कैसे कनेक्टेड है पावर ऑफ ए ट्रांसफार्मर से, वो इस इक्वेशन में दिखाया गया है। इसको ईएमएफ पर टर्न का इक्वेशन कहते हैं। ईटी इज इक्वल टू K2 रूट अंडर Q, जहां पे KT है कांस्टेंट। तो कितना केवीए ट्रांसफार्मर आप डिजाइन करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपके पास ईटी निकल के आ जाएगा। ट्रांसफार्मर में कितना फ्लक्स डेंसिटी रखना चाहते हैं, उन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे। 4.44 और फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट टर्म्स है, आपको कोर का एरिया निकल के आ जाएगा। तो कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आप आसानी से डिजाइन कर सकते हैं यदि ये दोनों चीजें ईटी और बीएम पता है तो। अब हम आगे बात कर लेते हैं। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है वो कई तरह का होता है। इसमें 4 दिखाया गया है और कई तरह का है। जैसे एक तो होता है रेक्टेंगुलर, आयताकार होता है। आयताकार इसमें हमने ड्रॉ नहीं किया है। ये जो आप कोर देख रहे हैं वो स्क्वायर साइज का कोर है, और ये जो डैश डैश है वो क्वाइल है, ट्रांसफार्मर का क्वाइल है। कोर के चारों तरफ ये क्वाइल है। तो ये है स्क्वायर कोर है। स्क्वायर कोर को हम वन स्टेप कोर भी बोलते हैं, चाहे आप स्क्वायर कोर बोलिए या वन स्टेप कोर बोलिए। हम आगे देखेंगे कि स्क्वायर कोर का इस्तेमाल ज्यादातर नहीं होता है। ये खाली हम एकेडमिक दृष्टिकोण से इसको पढ़ते हैं, समझने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। फिर है 2 स्टेप्ड कोर। इसमें देखिए 2 स्टेप है। 2 स्टेप कोर या क्रूसिफॉर्म कोर भी बोलते हैं इसको। 3 स्टेप कोर है, 4 स्टेप कोर है, मल्टी स्टेप कोर इसी तरह से होता है। तो जनरली हम जो ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं, बड़े साइज का ट्रांसफार्मर, उसमें हम मल्टी स्टेप्ड कोर का इस्तेमाल करते हैं। उसका एडवांटेजेस क्या है वो हम देखेंगे। तो ये फिगर आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। कोर का डिजाइन, कोर की हम बात करें
एक इक्वेशन भी देख लिया कोर और ईएमएफ पर टर्न का, कोर ईएमएफ पर टर्न कैसे पावर से रिलेटेड है वो भी हमने देख लिया। अब जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है उसमें पूरा सॉलिड स्टील या पूरा सॉलिड आयरन नहीं होता, ये जिस मटेरियल का बना होता है वो सिलिकॉन स्टील होता है। तो सिलिकॉन स्टील भी सॉलिड नहीं होता, ये कई लैमिनेशंस में बटा होता है। उन लैमिनेशन को हम स्टैंपिंग बोलते हैं। आप कोई भी ट्रांसफार्मर देखेंगे उसका कोर, तो कोर उसका सॉलिड नहीं होगा, कोर उसका लैमिनेटेड होगा और उस लैमिनेशन के बीच इंसुलेशन का पतला लेयर होगा। तो कोई भी कोर होता है उसमें स्टील लैमिनेशंस होते हैं, सिलिकॉन स्टील लैमिनेशंस प्लस इंसुलेशन बिटवीन द लैमिनेशन होता है। और डिज़ाइन के मुताबिक हम लैमिनेशंस की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो अलग अलग रखते हैं। मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी। 0.35 mm से 0.5 mm का इसका स्टील सिलिकॉन स्टील का लैमिनेशंस का एक लैमिनेशन का मोटाई होता है और उसके बीच जो इंसुलेशन होता है उसका भी थिकनेस डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर के वोल्टेज पे। इसका नंबर ऑफ कितने लैमिनेशन होगा वो भी डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर के डिजाइन पे, उसकी भी बात हम करेंगे। अब जो कोर होता है हमने देखा ही, रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है, 2 स्टेप का होता है, 3 स्टेप का होता है या 4 स्टेप का कोर होता है। अब हम ट्रांसफार्मर का जो कोर है, कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भाग में डिवाइड करते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज कोर, 3 फेज कोर, सिंगल फेज सेल, 3 फेज सेल। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो कोर का क्रॉस सेक्शन होता है वो जनरली स्क्वायर होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम स्क्वायर कोर इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्क्वायर कोर में क्या होगा, जो कोर के क्रॉस सेक्शन का लंबाई होगा और चौड़ाई होगा वो लगभग बराबर होगा, थोड़ा मोड़ा अंतर है तब भी हम स्क्वायर ही मानेंगे। जब कोर स्क्वायर होगा, ऑलमोस्ट स्क्वायर होगा, तो कोर के चारों तरफ वाला कॉइल कैसा होगा, सर्कुलर होगा। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो कोर का क्रॉस सेक्शन है ये स्क्वायर है, तो कॉइल कैसा है, जो इस पे हम वाइंडिंग चढ़ाएंगे कॉपर की, वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तब आप देख सकते हैं कि जब कोर स्क्वायर है तो कॉइल होगा सर्कुलर। लेकिन बहुत सारे कोर टाइप ट्रांसफार्मर में भी हम रेक्टेंगुलर कोर इस्तेमाल करते हैं। तो जब कोर रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर उसका क्रॉस सेक्शन होगा, तो उसमें कॉइल कैसा चढ़ेगा, कॉइल उसमें इलिप्टिकल होगा और इलिप्टिकल कॉइल को अच्छा माना जाता है। देखेंगे हम दोनों का भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, सर्कुलर का भी इलिप्टिकल का भी, तो दोनों को हम देखेंगे। अब यहां देखिए, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में हम जानते हैं कि सेंट्रल लिम्ब जो होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर का, वो दुगना थिकर होता है, उसकी मोटाई दुगनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वाइंडिंग सेल टाइप ट्रांसफार्मर के सेंट्रल लिम्ब पे ही होता है, आउटर लिम्ब पे तो कोई वाइंडिंग होता नहीं है। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर के सेंट्रल लिम्ब की हम बात करें तो इसका मोटाई तो दुगना हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कोर होगा सेंट्रल लिम्ब का वो हमेशा रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होना बहुत मुश्किल है। तो रेक्टेंगुलर, जब आपका कोर रेक्टेंगुलर होगा तो कॉइल कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा। यहां भी हम देख चुके हैं। अब देखिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ कोर और कॉइल की चर्चा कर लेते हैं, कौन बेहतर है। तो देखिए नोट में हमने लिखा हुआ है, इलिप्टिकल कॉइल प्रोवाइड्स लेस मैकेनिकल फोर्स ऑन द कॉइल। आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के कॉइल पे हमेशा मैकेनिकल फोर्स लगता है। कितना लगता है इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमेशा उस पे फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स लिखा हुआ है तो उस पे यांत्रिक बल हमेशा लगता है, लेकिन इलिप्टिकल कॉइल पे कम लगता है यांत्रिक बल। और इलिप्टिकल कॉइल को वाइंडिंग करने के लिए हमें कम कॉपर भी लगता है। और साथ के साथ जो इलिप्टिकल कॉइल है, ये तो फायदे दोनों हो गए। इलिप्टिकल कॉइल में इंसुलेशन का मटेरियल बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत सा स्पेस छेदता है इलिप्टिकल कॉइल।
तो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट बहुत अधिक है, तो बड़े ट्रांसफार्मर में हम इलिप्टिकल कॉइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इलिप्टिकल कॉइल का डिसएडवांटेज हो गया। अब हम कोर की बात कर लेते हैं। लार्जर एंड बिगर ट्रांसफार्मर में हम स्क्वायर कोर या 1 स्टेप कोर, 2 स्टेप कोर, 3 स्टेप कोर या 4 स्टेप कोर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्क्वायर कोर का एक डिसएडवांटेज है कि जब हम स्क्वायर कोर इस्तेमाल करते हैं तो कॉइल कैसा होगा, सर्कुलर होगा, जिसके चलते मैकेनिकल फोर्स लगेगा कॉइल पे, और कॉइल अपने आप जैसे ट्रांसफार्मर का लाइफ बढ़ेगा तो कॉइल डी शेप हो जाएगा, वो सर्कुलर से बदल के अपने आप इलिप्टिकल हो जाएगा, उस पर फोर्स अधिक लगेगा। तो इसके चलते हम बड़े ट्रांसफार्मर में कभी भी स्क्वायर कोर का इस्तेमाल ना करके 2 स्टेप कोर, 3 स्टेप कोर, 4 स्टेप कोर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेप्ड कोर। स्टेप्ड कोर का इस्तेमाल करते हैं बड़े ट्रांसफार्मर में। स्टेप्ड कोर के इस्तेमाल का ट्रांसफार्मर में क्या फायदा है? स्टेप्ड कोर, सबसे पहले तो आपने एक बार कॉइल डिजाइन कर लिया तो स्टेप कोर में आयरन एरिया कम रिक्वायरमेंट होता है, मतलब आपका जो ट्रांसफार्मर डिजाइन करने के लिए जो आयरन लगेगा वो कम लगेगा। आप खुद से भी देख सकते हैं, एक आप कॉइल डिजाइन कर लें और कॉइल के बाद कोर डिजाइन कर लें तो आप देखेंगे कि गिवन कॉइल एरिया के लिए आपको कम आयरन लगेगा। दूसरा हम बात करें कि इट रिक्वायर्स लेस कॉपर इन द वाइंडिंग। उसी सेम रेटिंग का, सेम केवीए का ट्रांसफार्मर डिजाइन करने के लिए आप यदि स्टेप्ड कोर डिजाइन कर रहे हैं तो आयरन तो कम लगेगा ही, कॉपर भी कम लगेगा। और एक कॉइल का जो सर्कल होता है, सर्कुलर कॉइल की बात करें तो उस कॉइल के सर्कल का बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस होता है, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर का साइज होगा वो भी छोटा होगा, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिडक्शन इन आयरन एंड कॉपर लॉसेस होगा। जब कम आयरन और कम कॉपर इस्तेमाल ही होगा तो कॉपर लॉस और आयरन लॉस भी कम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट 4, कि स्टेप्ड कोर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके इस्तेमाल से क्या फायदे हैं। इवन जो कॉइल इससे हम डिजाइन करते हैं, इसमें लिखा नहीं है मैंने, उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, ये ब्लू लाइन है कॉइल, और ये जो ब्लैक दिख रहा है स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है लेकिन आप इसको स्क्वायर मानिए। तो ये स्क्वायर है कोर, और कोर के चारों तरफ हमने ब्लू कलर से कॉइल किया हुआ है। अब इसको हम एनालाइज करेंगे। यहां से आपको ग्रॉस और नेट में फर्क समझ में आएगा इसके बाद से। तो टोटल एरिया ऑफ कोर, अब ये कोर जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसका एरिया आप निकाल सकते हैं क्या? इसका डायगोनल है, ये जो डायगोनल है कोर का या स्क्वायर का जो डायगोनल है वो पूरा सर्कल का डायामीटर है। ये आप देख सकते हैं, फोटो से ही क्लियर है। थोड़ा सा ज्योमेट्री यहाँ पे लगेगा तो आपका ज्योमेट्री भी ब्रशअप हो जाएगा। ये देखिए, जो कोर का डायगोनल है, विकर्ण है, वही सर्कल का डायमीटर है d। अब हम बात करें कि कोर का एक भुजा, एक साइड कितना होगा, तो d/√2 होगा। इस कोर का एरिया कितना होगा? एरिया इसका a स्क्वायर होगा। अब a कितना है? d/2, तो d/2 का स्क्वायर कितना होगा? d²/2 या हाफ d स्क्वायर। इसको हमने दिखाया है AGI से, एरिया ऑफ ग्रॉस सेक्शन ऑफ आयरन, मतलब ये पूरा जो आप कोर देख रहे हैं उसका एरिया है a² या हाफ d स्क्वायर। लेकिन ये जो टोटल कोर का एरिया है उसमें पूरा तो आयरन है नहीं, बीच बीच में इंसुलेशन भी है। इसमें 90% या 95% ही आयरन या सिलिकॉन स्टील होता है, बाकी 10% इंसुलेशन होता है। यहाँ पे हमने 95 नहीं लिखा है, 90 लिखा है, तो 90% ही इसके बीच में आयरन है, बाकी इंसुलेशन से भरा हुआ है 10%। तो हम आयरन की बात कर लें, इसके अंदर आयरन और इंसुलेशन दोनों है, तो आयरन की बात कर लें तो पूरा जो स्क्वायर का एरिया है वो हाफ d स्क्वायर है इंटू 90% या 0.9, वो होगा इसके अंदर आयरन का एरिया। तो 0.9 0.5 कितना होता है? 0.45 d स्क्वायर है इसके अंदर आयरन का एरिया। तो कोर जो कि यहाँ पे स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया के फॉर्म में है,
उस कोर का जो टोटल एरिया होगा उसको हम ग्रॉस एरिया बोलेंगे, और उसके अंदर जो आयरन का एरिया है उसको हम नेट एरिया बोलेंगे। तो अब आपको नेट और ग्रॉस में फर्क समझ में आ गया होगा, डिफरेंस इसमें समझ में आ गया होगा। और ये जो 0.9 था कि भाई 0.9 ही उसमें आयरन है, बाकी इंसुलेशन है, इस 0.9 को बोलते हैं हम स्टेकिंग फैक्टर बोलते हैं। तो स्टेकिंग फैक्टर यहाँ पे 0.9 है, किसी किसी में 0.95 भी हो सकता है किसी किसी ट्रांसफार्मर में। अब ये दो आप रेशियो देख लीजिए, रेशियो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये फिगर रटने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेट कोर एरिया कितना है 0.45, ग्रॉस की बात नहीं कर रहे हैं, नेट की बात कर रहे हैं। आयरन का एरिया 0.45 d स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। डायमीटर के फॉर्म में लिखना है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो गया कोर का एरिया और ये हो गया पूरा सर्कल का एरिया। इसका रेशियो कितना निकल के आया है आप खुद से कैलकुलेट करिएगा, 0.45 अपॉन पाई बाई 4, 0.58 आना चाहिए। उसी तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोर का एरिया पूरा कोर का एरिया कितना आया था, इसमें कोर का आयरन का एरिया है, पूरा कोर का एरिया आया था 0.5 d स्क्वायर, और पूरा सर्कल का एरिया कितना आया था पाई बाई 4 d स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.64 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं टू स्टेप्ड कोर की। ये है हमारा टू स्टेप्ड कोर। आप देखिए इसमें 2 स्टेप है और ये क्वाइल है। तो ट्रांसफार्मर के बेटर डिजाइन के लिए मैंने बात किया था अभी कि स्टेप्ड कोर का जरूरत पड़ता है। बड़े ट्रांसफार्मर में हमेशा कोर स्टेप्ड होता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल आपको नहीं मिलेगा। तो आप यहां से देखिए कि इसमें जो बीच में रेक्टेंगल है इसका एक साइड बी है और दूसरा साइड जो बड़े वाला साइड है वो ए है। हम ये बात करें यहां से लेके यहां तक, आप कर्सर देख रहे होंगे, ए है ये, और ये जो छोटे वाला साइड है बीच में वो बी है। सेम वे इधर भी बड़े वाला साइड ए, छोटे वाला साइड बी। तो हम ये निकालना चाहते हैं जो टू स्टेप कोर है, कोर का एरिया निकालना चाहते हैं। तो कोर का ग्रॉस एरिया जो आप कोर देख रहे हैं उसका ग्रॉस एरिया कितना होगा, ये जो बड़े वाला बॉक्स बीच में देख रहे हैं उसका एरिया पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर इन दोनों का एरिया निकालेंगे। तो बड़े वाला बॉक्स का ये आप ये लंबाई मान के चलते हैं, लंबाई ए है और इसकी चौड़ाई कितनी है बी है। ये वाला साइड देखिए बी है, छोटे वाला साइड, तो ए बी हो गया। और प्लस ये देखिए ये बड़े वाला पार्ट को आप देख लीजिए, तो इसको हम देखेंगे तो इसका पूरा लंबाई तो इसका पूरा लंबाई ए है, लेकिन ए में बी माइनस हो गया। मतलब हम बात करें कि ये पूरा बी है और बी में से ए तो पूरा ए है, ए में से बी हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये इसका लंबाई हो गया ए माइनस बी। और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, ये चौड़ाई हो गया, चौड़ाई है इसकी बी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपना ब्रेन, तुरंत समझ में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी अगेन ए बी माइनस बी स्क्वायर, तो 2ab माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका एरिया कोर का हो गया 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब सबको हम ए बी में नहीं लिखना चाहते, सबको हम डी के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो डी जो है वो डायामीटर है इस कॉइल का, डैश डैश से दिख रहे हैं वो कॉइल है। तो डी ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बना रहा है वो थीटा है सपोज, तो हम ए को लिख सकते हैं, ये ए बड़े वाला साइड है ए इज इक्वल टू डी कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल लाइन है वो बी है, बी लंबाई है, तो बी इज इक्वल टू डी साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से एरिया जो निकल के आया था कोर का वो कितना निकल के आया था 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे हम लिख देंगे डी कॉस थीटा और बी के जगह पे लिख देंगे डी साइन थीटा।
तो हमारा एक्सप्रेशन बहुत आसान हो जाएगा, 2 इंटू ए के जगह पे डी कॉस थीटा, बी के जगह पे डी साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का डी और यहाँ का डी, 2d स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। तो आप देखिए 2d स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा ये वाला टर्म, और यहाँ वाला टर्म हो जाएगा बी स्क्वायर जो लिखा हुआ है, मतलब डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है। ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये वाला साइन स्क्वायर थीटा है। दोनों में डी स्क्वायर कॉमन है, तो डी स्क्वायर कॉमन करके लिख देंगे हम साइन 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जो एजीआई निकल के आ गया, एरिया कोर का एरिया कितना निकल के आ गया, डी स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा, करने के बाद ही समझ में आएगा। अब ये कोर एरिया गिवन कॉइल में हमें मैक्सिमम कोर एरिया चाहिए ताकि स्पेस का बेटर यूटिलाइजेशन हो सके। तो उसके लिए हम ये जो एरिया निकल के आया है, कितना निकल के आया है, डी स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका हम मैक्सिमा निकाल लेंगे। तो इसका मैक्सिमा निकालेंगे तो ये एरिया है, एरिया का मैक्सिमा निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो मैक्सिमम कैसे निकल के आता है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 निकालेंगे और जो कंडीशन आएगा वो उसके मैक्सिमा का कंडीशन होगा। तो इसको जब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, साइन 2 थीटा को पहले करेंगे, डी स्क्वायर तो इस साइड जाके 0 ही हो जाएगा, तो जो ब्रैकेट के अंदर है साइन 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी का डिफरेंशिएशन हमें खाली करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन 2 थीटा का तो कॉस 2 थीटा होगा, और 2 थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 2 होगा। उसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, लेकिन किसी भी स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का कितना होगा, 2 साइन थीटा होगा। तो इधर से 2 कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो 2 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। कॉस राइट साइड में जाएगा तो साइन बाई कॉस कितना होता है, tan होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 2 थीटा। तो 2 इज इक्वल टू tan 2 थीटा। अब हम बात कर लें कि इससे 2 थीटा निकालना है, तो 2 थीटा कितना होगा, tan इस साइड में आएगा तो tan इनवर्स 2 होगा। अब खुद से कैलकुलेटर से देखिएगा, 2 थीटा बराबर tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2 करेंगे तो 63 डिग्री 63.435 डिग्री आएगा। इसका हाफ करेंगे तो 31.71 डिग्री आएगा। इसको हम डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो 31 डिग्री 43 या 45 मिनट जो भी है, कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने थीटा का मान निकाल लिया। कौन सा थीटा, जिसके अनुसार, ऐसा थीटा जिसके अनुसार जो 2 स्टेप्ड कोर है वो गिवन कॉइल में, गिवन कॉइल का जो पेरिफेरी है उसमें मैक्सिमम आयरन हम इस्तेमाल करें ताकि हमारे ट्रांसफार्मर का साइज छोटा हो सके। तो थीटा का मान निकल के आ गया 31.43 या 45 डिग्री, 31 डिग्री 43 मिनट। अब AGI कितना होगा, AGI है डी स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले निकल के आया था। इसमें हम थीटा का मान दे देंगे, आप खुद से करना इसको। थीटा कितना है 31, 2 थीटा कितना है 63.435 डिग्री। इसको रखेंगे तो मान हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो 0.618 आएगा। तो टोटल ग्रॉस एरिया आ गया 0.618 डी स्क्वायर आ गया। लेकिन ये तो पूरा आयरन का बना नहीं है, इसमें इंसुलेशन भी है। इंसुलेशन कितना है 10%, आयरन कितना है 90%। इसका मतलब कि स्टेकिंग फैक्टर कितना है 0.9 है। तो इसमें अगेन हम 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या एरिया आएगा आयरन का, या नेट एरिया कितना आएगा। AGI को ग्रॉस एरिया बोलते हैं, A का मतलब एरिया, G का मतलब ग्रॉस आयरन एरिया, और AI का मतलब नेट आयरन एरिया। नेट आयरन एरिया कितना आया 0.6 डी स्क्वायर आ गया। अब यहां 2 रेशियो आप देख लीजिए, ग्रॉस या टोटल कोर एरिया अपॉन टोटल कॉइल एरिया। कॉइल का डायमीटर d है, कॉइल का एरिया कितना होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर,
और ग्रॉस एरिया टू स्टेप्ड कोर का निकल का कितना आया 0.618 डी स्क्वायर। 618 को पाई बाई 4 डी स्क्वायर कैंसिल, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.79 आएगा। नेट की बात करें, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर अपॉन एरिया ऑफ कॉइल की बात करें, नेट कितना आया था 0.56 डी स्क्वायर, तो ये 0.71 आएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कोर का मैक्सिमम कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। 3 स्टेप की बात करें, 4 स्टेप की बात करें तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 स्टेप कोर की बात खाली करते हैं। अब फ्लक्स डेंसिटी कितना रखेंगे, कोर को डिजाइन करने के लिए आपने देखा था शुरू वाला इक्वेशन पे हम जाते हैं कि एरिया कोर का निकालने के लिए हमें ईएमएफ पर टर्न चाहिए और फ्लक्स डेंसिटी चाहिए। तो कितना फ्लक्स डेंसिटी हम रखेंगे उस पर बात कर लेते हैं। फ्लक्स डेंसिटी होता कितना है, फ्लक्स अपॉन एरिया होता है। जहां फाई आ रहा था वहां हम ए इंटू बी, एरिया इंटू फ्लक्स डेंसिटी से रिप्लेस कर रहे थे, और फ्लक्स डेंसिटी कितना होता है फाई अपॉन ए होता है, मतलब कि वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको टेस्ला भी बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं, चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर बोले या टेस्ला बोले एक ही बात है। तो जितना ज्यादा हम फ्लक्स डेंसिटी रखेंगे, बी जितना हाई होगा एरिया उतना ही कम होगा। इसका मतलब कि फ्लक्स डेंसिटी जितना ज्यादा रखेंगे हमें कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही कम लगेगा। जितना हम ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू रखेंगे उतना ही छोटा ट्रांसफार्मर होगा, उतना ही कम आयरन का रिक्वायरमेंट होगा। तो यही तो हम चाहेंगे, इसलिए जहाज में जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है उसमें एरिया कम लगता है, उसकी हम बात अलग से करेंगे। अब देखिए एरिया तो कम लग गया, फ्लक्स डेंसिटी आपने ज्यादा रखा तो ट्रांसफार्मर का एरिया कम लगा, छोटा हो गया ट्रांसफार्मर। लेकिन लॉसेस की भी बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ये जो WH क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस है, और WE है एडी करंट लॉस। तो एडी करंट हिस्टेरेसिस लॉस होता है फ्लक्स डेंसिटी का पावर 1.6। एडी करंट लॉस क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर होता है। मतलब फ्लक्स डेंसिटी आपने ज्यादा रखा है ताकि हमारा आयरन रिक्वायरमेंट कम हो, ट्रांसफार्मर छोटा हो। लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है कि आप ऐसा करेंगे तो ट्रांसफार्मर में जो 2 लॉसेस होता है कोर लॉस, कौन कौन सा, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस, ये भी बढ़ जाएगा। तो एक तरफ से तो आपको फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा रखने के फायदे हैं और ये लॉस है, तो आप कोई बीच का रास्ता इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, लॉसेस बढ़ जाएगा तो ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी गिर जाएगा। तो आप जब डिजाइन करने जाएंगे ट्रांसफार्मर तो आपको पहले से फ्लक्स डेंसिटी पता होगा कि कितना हमें रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो आपका पोल माउंटेड घरों के पास होता है, जहां से बिजली का वितरण होता है, वो ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स डेंसिटी होता है 1.1 से लेके 1.3 तक, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। पावर ट्रांसफार्मर की बात करें, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जीएसएस में लगे होते हैं, उसमें बीएम ज्यादा होता है, उसमें 1.25 से 1.45 तक होता है। अब ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नहीं है, पीटी का मतलब पावर ट्रांसफार्मर है, डीटी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसी में जो बड़े बड़े हाई वोल्टेज के होते हैं, 400 केवी के ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें फ्लक्स डेंसिटी का मान 1.75 या 2 तक भी होता है, 2 टेस्ला तक, 1.75 टेस्ला तक होता है बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में। तो यहां तक इस लेक्चर में हमने देखा ट्रांसफार्मर के कोर का डिजाइन देखा। कोर के का कैलकुलेशन कर पाते हैं क्या हम? हमें ईएमएफ पर टर्न पता है, फ्लक्स डेंसिटी पता है, तो कोर निकाल लेंगे। कोर का एरिया कितना लगेगा? डिफरेंट टाइप ऑफ कोर के लिए हमने आयताकार रेक्टेंगुलर कोर की बात की, हमने बात की स्क्वायर कोर की, स्टेप्ड कोर की, उसमें तुलना किया हमने। तो इस तरह से डिजाइन हमारा और थोड़ा गहनता से समझ में आता है। अगले में हम ट्रांसफार्मर के डिफरेंट टाइप ऑफ, अगले लेक्चर में ट्रांसफार्मर के डिफरेंट टाइप ऑफ डायमेंशंस की बात करेंगे और उसके ड्राइंग की बात करेंगे, और उससे रिलेटेड हम आपको ड्राइंग शीट पे भी वो ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। डिफरेंट डायमेंशंस जो होते हैं ट्रांसफार्मर के, सिंगल फेज कोर, 3 फेज कोर,
सिंगल फेज सेल, 3 फेज सेल, तो आपको ड्राइंग के जरिए सारे डायमेंशन को समझाना है। तो ये हम अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।